ओके गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ज़ाहिर है कि जिस तरीके से हम सवाल चला रहे थे, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा है कि हम एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल की तरफ मूव करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझना आसान रहे। Our next question is Exxon Limited owns three apartments in Imar, which are let out for 105,000 per month on July 1, 2014. Company also received an unadjustable advance of 600,000. Exxon Limited incurred the following expenditure. बात वहीं आ गई कि आपके पास मंथली रेंट मौजूद है, अनएडजस्टेबल एडवांस मौजूद है जिसको आपने एडजस्ट करना है, और चार एक्सपेंसेस का जिक्र है। पहला एक्सपेंस है कलेक्शन चार्जेस 18,000। आपको पता है कि कलेक्शन चार्जेस कहाँ तक अलाउड है, 6% तक मैक्सिमम। देन रिपेयर चार्जेस 2,65,000 रुपये। वी डोंट केयर कि ये 2,65,000 हो या 1,65,000 हो या 6,65,000 हो, हमारा कंसर्न सिर्फ कहाँ तक है, 20% ऑफ RCT रेंट चार्जेबल टू टैक्स तक। शेयर ऑफ रेंट पेड टू बैंक इस्लामी। ये जो इस्लामिक बैंकिंग है, ये इनके साथ जब भी कोई फाइनेंसिंग का इशू होता है तो ये नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस की जगह जो मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू ये कहते हैं कि हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे बल्कि हम रेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों में से जिन लोगों को इस्लामिक फाइनेंसिंग का कुछ पता होगा उनको पता होगा, ये मुशारका फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके तहत वो रेंट है। तो ये हमारे लिए ये एक्सपेंस का रोल ही है तकरीबन। देन प्रॉपर्टी टैक्स, आपको पता है लोकल टैक्स जो भी पे करते हैं वो अलाउड है। इस सवाल में जो नया कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो ये है कि FBR रिप्रेजेंटेटिव बिलीव दैट फेयर मार्केट रेंट इज 160,000 पर मंथ। एक्सॉन जो रेंट चार्ज कर रहा है वो चार्ज कर रहा है 1,05,000 है, लेकिन FBR का ख्याल है कि ये गलत है। FBR का ख्याल है कि इस एरिया का कम अज़ कम जो रेंट बनता है वो 1,60,000 रुपये महीने बनता है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर FBR के ख्याल में फेयर मार्केट रेंट ज़्यादा होगा तो फिर फेयर मार्केट रेंट की वैल्यू कंसिडर की जाएगी। हाउएवर अगर लेट्स सपोज कोई सवाल ऐसा आ जाता है जिसमें उसने लिखा हो कि फेयर मार्केट रेंट कम है एक्चुअल रेंट से, तो फिर आप एक्चुअली लेंगे जो हायर अमाउंट है उसी को लेंगे। ठीक है, अब हम इस सवाल को उसी पैटर्न पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो पॉइंट यही आ गया कि जो 1,05,000 जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अब हमने इसको नहीं कंसिडर करना बल्कि हमने फेयर रेंट को कंसिडर करना है। का मतलब है 160,000 मल्टीप्लाई बाय 12, पहली बात ये आ गई। उसके बाद जितना अनएडजस्टेबल एडवांस है 6,00,000 रुपए का, इसको आप 3 से डिवाइड करके इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। लेट सपोज कि मैंने अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अनएडजस्टेड के बजाय लिखा होता है एडजस्टेबल एडवांस। एडजस्टेबल का मतलब होता है वो रेंट में एडजस्ट हो रहा है, उस वक्त फिर हम इसकी कोई भी अमाउंट को ऐड नहीं करते। ये बात याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब हम इस सवाल को देख लेते हैं, वही जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, 1,60,000 ज़रब 12 19 20 1/10 ऑफ अनएडजस्टेड एडवांस 60,000 ऐड किया 1980 आ गया। इसके अंदर से 1/5 ऑफ रिपेयर चार्जेस लेस कर दिया एज यूजल, प्रॉपर्टी टैक्स लेस कर दिया, रेंट ऑफ शेयर पेड टू बैंक इस्लामी रेंट कर दिया, और एक्चुअल रेंट जो भी है जो कि 6% से ऊपर नहीं हो सकता उसको मैंने लेस कर दिया। इनको जब मैंने लेस किया तो अब मेरे पास जो बाकी बाकी सारी पोर्शन है वो आ गया 568,000। इसको मैंने इनकम से लेस किया तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई। इस सवाल में उसने टैक्स मुझसे नहीं पूछा था, सिर्फ पूछा था टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी होगी। ये मेरे पास टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई, जो कि कितनी है, 14,20,000 रुपये। ठीक है जी, आई होप ये सवाल आपको रीजनेबली क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, इसके बाद अब हम एक और सवाल सॉल्व करते हैं, फिर हम अपना इसको ख़त्म करेंगे आज के सेशन को। वो सवाल जो है, आई वांट को आप लोग खुद सॉल्व करें अपने तौर पर। ठीक है, और मैं आपको इसके थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप इस सवाल को देखें और इस सवाल को खुद सॉल्व करें। 5 मिनट लगा लें, 2 मिनट लगा लें, फिर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे अभी, तो आपकी एक बड़ी मेजर मिस्टेक हैंडल हो जाएगी जो आपसे फ्यूचर में नहीं होगी। अगर आपने अभी इसको खुद सॉल्व नहीं किया तो फिर आप फ्यूचर में वो वाली मिस्टेक करेंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। ठीक है, सवाल क्या है जी कि मिस्टर खान हैज़ वन हाउस इन DHA which he has let out to Mrs. Aman Sajjad for 65,000 per month on July 1, 2019.
मिस्टर खान ने अपना एक घर जो कि डीएचए में था वो मिसेज अमान को किराए पे दिया 65,000 रुपये महीने पे। मिस्टर खान को अनएडजस्टेबल एडवांस भी मिला है 6 लाख रुपए का। उसने ड्यूरिंग द ईयर ये एक्सपेंडिचर किए हैं। पहला उसने कलेक्शन चार्जेस के लिए कोई बंदा रखा हुआ था, उसको 42,000 रुपये साल का दिया है। उसने घर पे को रिपेयर चार्जेस लगाए हैं 95,000 का, और उसने 86,000 की प्रॉपर्टी टैक्स पे की है। अब वो आपसे चाह रहा है कि तुम मुझे बताओ कि मेरी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी बनती है और टैक्स पेएबल कितना बनता है। ठीक हो गया जी, दिस इज अ क्वेश्चन। आपने जितनी थ्योरी अभी तक समझी है, आप उस सारी थ्योरी को माइंड में लाकर इसको एक दफ़ा ज़रा रिपीट करें और उसके बाद आप इस सवाल को सॉल्व करें। ठीक है, आई एम गिविंग यू सम टाइम, दिस क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आई एम होल्डिंग माई सेल्फ। आप इस सवाल को देखें और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। ओके, आई एम वेटिंग। ओके गाइस, मैंने तकरीबन कोई 1 मिनट और 15 सेकेंड का वेट किया ताकि आप इसको कुछ ना कुछ देख लें। इस सवाल में आप में से कुछ लोगों ने जो गलती की होगी इसको सॉल्व करते वक्त, वो एक ही गलती है जो आप में से बहुत से लोगों ने इस सवाल को सॉल्व करते वक्त की होगी। और वो क्या गलती है? वो ये है कि आपको फौरी तौर पर जैसे ही एक्सपेंस नज़र आया होगा आपने इसमें से एक्सपेंस माइनस कर दिए होंगे। हालांकि आप अगर देखें तो ये इंडिविजुअल का केस है, और मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल के केस के अंदर आप कोई एक्सपेंस लेस नहीं कर सकते। सिर्फ कंपनी के केस में आप कोई एक्सपेंस लेस कर सकते हैं। ठीक हो गई बात? लेट्स मूव टू दिस सॉल्यूशन। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 780,000 65 के हिसाब से ऐड किया मैंने 1/10 ऑफ अनएडजस्टेड एडवांस 60,000। इस तरीके से मेरे पास 840,000 आ गया है। दिस 840,000 इज माई रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, ये मेरा रेंट चार्जेबल टू टैक्स है। अगर इसमें कोई एक्सपेंस डिडक्टेबल होता, अलाउड होता, तो हम इसमें से माइनस करते, लेकिन लेस मैंने किया है, कोई मैंने डिडक्शन लेस नहीं की। नो डिडक्शन इज अलाउड एज द केस ऑफ इंडिविजुअल, कोई माइनस नहीं करनी, इसलिए सिंपल 8,40,000 रुपये पे रेंट अप्लाई हो जाएगा, टैक्स अप्लाई हो जाएगा, सॉरी। और ज़ाहिर है इसकी स्लैब कौन सी बनेगी? 6 लाख से 10 लाख वाली स्लैब। अगर आप 6 लाख से 10 वाली स्लैब को जाके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 20,000 प्लस 6 लाख रुपए से ऊपर जितनी इनकम है उस पर 10% के हिसाब से, तो इस तरीके से 20,000 और बाकी 24,000 दोनों को मिला के 44,000 आपका टैक्स पेएबल बनता है इसमें। ठीक है, ये सवाल में से मुझे उम्मीद है आप में से कुछ लोगों ने इसको ठीक भी किया होगा, लेकिन कुछ से वही गलती हुई होगी एक्सपेंडिचर लेस करने वाली। इसीलिए मैंने इस सवाल में होल्ड किया था सोल्यूशन, ताकि आप इसको तरीके के साथ खुद देख के फैसला करें और आपको अंदाज़ा फ़ौरन हो जाएगा कि हाँ आपसे कौन सी गलती हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अब देखें इंडिविजुअल के केस में कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, इस साल 2019 के अंदर आपको ये इजाज़त दी गई कि वो शख्स जिसकी रेंटल इनकम 4 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 40 लाख रुपए साल से ज़्यादा है,
उसको ये इजाज़त दी गई है कि वो चाहे तो अपने आप को इस तरीके से डिडक्शन के बगैर सॉल्व कर ले, टैक्स निकाल ले, चाहे तो वो कंपनी वाला मेथड फॉलो कर ले। ठीक है, चाहे तो ये वाला मेथड फॉलो कर ले, चाहे तो वो वाला मेथड फॉलो कर ले। ठीक है, ये इजाज़त दी गई है। किस केस में दी गई है? अगर आपकी रेंटल इनकम 4 मिलियन पर एनुअल से ऊपर है तब। ठीक है गाइस, आई होप आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बड़ा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी अब हम इसको आगे चल के मजीद देखते हैं। थैंक यू।